नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल बजट हेडक्वार्टर्स में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे यहाँ पर कच्चे तेल की, जहाँ पर हमने मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। और साथ ही साथ अगर ट्रंप का यू टर्न देखें तो इसका इंपैक्ट हमने क्रॉस बोर्ड आता हुआ देखा है। सोने चांदी में कुछ दबाव देखने को मिला है। ऑल टाइम हाईज छूने के बाद सोना अब अपने हाईएस्ट लेवल से करीबन $15 खिसक चुका है। और जहां तक चांदी की बात है, कल हमने यहां पर 1 मंथ हाईज बनता हुआ देखा था। कुछ मुनाफा वसूली यहां पर भी है। किस तरह से देखा जाए ये टैरिफ की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को और आगे क्या करना चाहिए, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर कच्चे तेल की, जहां पर 1 से 1.5% की गिरावट के साथ फिलहाल मार्केट्स में कारोबार है। क्या भाव फिर से 70 की तरफ जा रहे हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर चावल की, जहां पर सरकारी खरीदारी शायद भारी पड़ सकती है। क्या है डिटेल्स, बताएंगे आपको। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के डायरेक्टर किशोर नारने, बीएन वाद्या एंड एसोसिएट्स के प्रोप्राइटर भार्गव वैद्या एंड पताभी ग्रुप फूड्स के एमडी कृष्ण राव। लेकिन शुरुआत यहाँ पर सबसे पहले हम कर लेंगे सोने के साथ, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली आज यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऑल टाइम हाईज, भारतीय बाजारों में भी रुपए में कुछ सुधार है, जिसका इंपैक्ट हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा। लेकिन दोनों ही मेजर जगह पे यहाँ पर ऑल टाइम हाइज के आसपास के स्तर। किशोर, सबसे पहले आपसे जान लेते हैं, कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस, क्या करने की राय है? जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट कल रात फिर से आई है, जहां पर उन्होंने कहा है कि $3,000 अनाउंस की पॉसिबिलिटी अब भी बरकरार है। मनीषा, गुड मॉर्निंग। आई थिंक सी मार्केट्स को एंटायर इन्फ्लेशन को जो कम्प्लीटली रीलुक करना पड़ेगा कि जो उम्मीद था कि ग्लोबल इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो जाएगा फर्दर, एंड देन यूएस, स्पेशली यूएस का इन्फ्लेशन जो कूल ऑफ हो जाएगा, एंड द रेट कट का जो सिलसिला है वो जो प्री एंटिसिपेटेड था वो ऐसा ही चालू रहेगा। आई थिंक द सरप्राइज विच वी रिसीव्ड आफ्टर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टुक ओवर, I think market were not prepared for this, एंड इसको कम्प्लीटली स्ट्रक्चरली रीप्राइसिंग के लिए जाना पड़ेगा, कि इन द सेंस कि सी ये मैसिव ड्यूटीज स्पेशली अक्रॉस द बोर्ड जो ड्यूटीज़ है, आई थिंक वो कितना तक मोस्टली हाईली इन्फ्लेशनरी रहेंगे। आप यूरोजोन का भी देखेंगे तो अगेन कॉन्सेक्यूटिवली थर्ड मंथ आपको जो इन्फ्लेशन है अराउंड 2.5% के आसपास आ गया था। तो आई थिंक ग्लोबली इन्फ्लेशन स्टिकी एंड सस्टेनेबल रहने का चांसेस है। सो गोल्ड एक जो एज ए हेज है, इन्फ्लेशन आपको ये कंटिन्यूड जो ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इवन डॉलर इज एट ऑल टाइम हाई। सो डॉलर इंडेक्स में भी काफ़ी स्ट्रेंथ देखा है, हालांकि थोड़ा करेक्शन अभी देख रहे हैं, बट आई थिंक दैट इज ऑल्सो मेकिंग गोल्ड ट्रेड हायर इन अदर करेंसीज लाइक INR। सो ये जो रैली है ये कंटिन्यू रहेगा। यस, $3,000 का जो है, आई थिंक हम अभी तक उस प्राइस का एंटिसिपेशन या उस प्राइस का उम्मीद नहीं कर रहे हैं। हमारा जो पहले का जो फोरकास्ट था $2,600, $2,480 एंड $2,600, आई थिंक वी आर स्टिल स्टिकिंग टू दैट $2,600। अगेन वी आर सेइंग दैट कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा। प्रॉबेबली आपको जो मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज़ में इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में जो स्पीड है रैली में वो पकड़ेगा आपको जुलाई अगस्त के बाद। आई थिंक वी आर गोइंग टू स्टिक टू दोज व्यूज़। शॉर्ट टर्म में इंडियन मार्केट में अगर देखें तो 84,000 तक भी आपको अपसाइड जा सकता है। तो दोनों गोल्ड एंड सिल्वर में बाई साइड पे ही आप ट्रेड करना चाहिए। सिल्वर में भी 95,200, 95,300 तक भी अपसाइड है। ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर सोने चांदी में बरकरार है, खरीदारी करके ही काम करना चाहिए। और जिस तरह की अनसर्टनिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमने मार्केट्स में आते हुए देखी है, उसका फायदा क्लियरली यहाँ पर सोने चांदी ने उठाया है। हमारे साथ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सचिन जैन भी हैं। सचिन, नमस्कार, शुक्रिया जुड़ने के लिए। आपकी क्या सेंस है जिस तरह की बुलिशनेस यहाँ पर मार्केट्स में है, एंड इवन एज डॉलर इंडेक्स अपने ऊपरी स्तरों पर है, इन्फ्लेशन कंसर्न्स हैं, टैरिफ्स लगेंगे नहीं लगेंगे, अगले 30 दिनों में यहाँ पर क्या निकल के आएगा सभी कंट्री से, तो इट्स जस्ट दैट कि हमने वो इनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल, वॉलेटाइल पीरियड जो है वो यहाँ पर स्ट्रेच होते हुए देखा है अब। तो मनीषा, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया। और ये जो बजट का एक दृष्टि हमारे हिसाब से बहुत दूरदर्शी दृष्टिकोण टाइप का बजट है, जिससे एक हमारी जो एक कदम से कदम हम आगे बढ़ रहे हैं एक विकसित भारत 2047 को लेके, उसको एक बहुत एक इम्पोर्टेंस, एक टेंजिबल स्टेप्स को लेके सरकार ने बजट लाया है। हम उसका बहुत ओपन हार्ट से बहुत स्वागत करते हैं। ये आर्थिक प्रगति की तरफ हमारे देश को लेके जाएगा। और जैसे कल से आपके प्लेटफॉर्म पे मैं सुन रहा हूँ कि एक मिडिल इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप को बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, वो जरूर पड़ेगा।
लेकिन सोने के उसे अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें हम बोलते हैं कि ये सब चल रहा है ऊपर नीचे ऑल ऑफ दैट, बट अगर आप एक कंजम्पशन, रियल कंजम्पशन को देखें तो एक सेविंग के जरिए में भी गोल्ड आगे और उभर के आएगा। और हमारा ये सोचना है कि जैसे एक स्टेप्स लिए गए मेक इंडिया को लेके, और इंडिया एज ए ज्वेलर फॉर हब जो हमारा एक विजन था वो इस साल में जरूर मटेरियलाइज होगा। और इस हिसाब से जो एक श्योर टेंजिबल जो एक खर्चा करने के लिए पर कैपिटल इनकम लोगों का बढ़ेगा, उससे हमेशा एक डायरेक्ट लिंक गोल्ड की कंजम्पशन पर है। तो रेट्स को हटा के मैं प्योर समझता हूं कि 2025 में एक कंजम्पशन काफी स्ट्रांग होगी। और जैसे मेरे से पहले बोले कि किस रेट पे ऊपर नीचे आएगा, वो ऑफ कोर्स अगले कुछ महीने में देखने को मिलेगा कि किस तरह जाना चाहिए, बट ये हमारा सोचना है कि थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ रहे और रहना चाहिए तो अच्छा रहे। सचिन, जैसे आपने कहा कि कंजम्पशन एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर स्ट्रांग रहेगी स्पेशली इंडियन मार्केट्स में, और क्योंकि आपने बजट का यहाँ पर जिक्र किया और हमने कुछ भी नहीं आता हुआ देखा इन सेंस ऑफ ड्यूटीज, ईएमआईज, वन रेगुलेटर, आईआईबीएक्स के लिए, आई मीन काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस थी यहाँ पर इंडस्ट्री की तरफ से, बट पॉजिटिव ये है कि नेगेटिव कुछ नहीं आया। जो ज्वेलरी में कट है 25 से 20%, वो एक पॉजिटिव देखा जा रहा है, और जो न्यू टैरिफ लाइन्स ओपन करने की बात है जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, आप कहेंगे अब वो सेटल होता हुआ नजर आया है मार्केट में? नहीं, बिल्कुल वो सेटल हुआ नजर आ रहा है मनीषा जी, लेकिन अगर आप कुछ महीनों पहले जाएं, जो सरकार ने एक स्टेप लिया था जिससे ड्यूटी रिडक्शन हुई थी, वो बहुत बड़ा स्टेप था, और मेरे हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी इंडस्ट्री की है कि हम उसका एक रिजल्ट निकाल के दिखाएं और एक राइट इकोनॉमी, जैसे ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी के दिशा में आगे बढ़े। स्मगलिंग पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है, तो जो कोर जो पिलर हैं, जो कोर स्तंभ है, उन पे इंपैक्ट हुआ है। और मेरा सोचना यह है कि जो अगर जैसे आपने बोला कि जो कोई नो न्यूज इज गुड न्यूज जो बजट में देखने को मिला, वो भी नहीं, ये बहुत प्लान था। और हमारा सोचना है कि अभी अगले 3 से 4 महीने बाद जब आप एक फाइनेंशियल ईयर पूरा करेंगे, तब आप रियल चीज देखेंगे कि गोल्ड का एक हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, उसमें कितने लोग एम्प्लॉयड है, और रियल एक हमारे को सेंस मिलेगी। ये तो हुई हमारी बजट की बात। अब ट्रंप एंड टैरिफ्स एंड टर्बुलेंस की अगर बात करें तो एक फायदा सोने में एज ऑफ नाउ आता हुआ नजर आया है। क्या सेंस है, किस तरह के प्राइस मूव्स, क्या आप अभी भी बुलिश हैं? और इंडियन डिमांड जनवरी के महीने में थोड़ी सी अनइवन रही है, यहाँ से आगे क्या सेंस है? हमारा हमेशा से कहना रहा है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कि आप गोल्ड को लॉन्ग टर्म एक दूरदर्शी एक नजरिए से देखें। उस नजरिए से जो करंट 4-5 चीजें जिनके ऊपर गोल्ड का एक प्राइसिंग ऊपर नीचे जाता है, वो है जियोपॉलिटिक्स, वो है सेंट्रल बैंक्स बाइंग, ज्वेलरी बाइंग, इन्वेस्टमेंट बाइंग। अगर आप सिर्फ ये सारे स्तंभ देखें, काफी अभी भी जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं वो पिलर्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं। मतलब मेरा ये कहना नहीं है कि जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज है, पॉइंट इज के हमारा पूरा संसार थोड़ा और पीसफुल होना चाहिए, उसकी हमारे को भी एक आशा है। लेकिन 2025 में 2026 में ये जो स्तंभ हैं जिनकी वजह से गोल्ड का प्राइसिंग ऊपर नीचे जाता है, वो स्थिर है। इस हिसाब से हमारे को लगता है कि ये स्टेबल टू स्लाइटली पॉजिटिव ईयर रहना चाहिए। बाकी अगले 2 से 3 महीने में पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहां बैठे। आई नो इट्स स्टिल वेरी अर्ली डेज सचिन, लेकिन अगर जैन की बात करें तो किस तरह की डिमांड रही इंडियन मार्केट्स में? तो जैन के भी हमारे नंबर्स आने हैं मनीषा जी, और मैं जैन के नंबर जब एक बार साइंटिफिकली आ जाए तो आपसे जरूर शेयर करूंगा। लेकिन हमारा सोचना ये है कि इट हैज बीन मतलब काफी अच्छा इंटरेस्ट कंज्यूमर को रहा, एक रूरल इंडिया में काफी इंटरेस्ट कंज्यूमर को भी रहा। और हमारे जो 3 कंजम्पशन एरिया होते हैं, सेंट्रल बैंक, आपका ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट, हमारा सोचना है कि इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा एक मूवमेंट हमारे को देखने को मिले। सचिन, लास्ट ईयर हम जानते हैं कि कुछ कैलकुलेशन कंसर्न्स थी इंडियन मार्केट्स में, और हमने रिवीजन होता हुआ देखा इंपोर्ट्स को लेकर जुलाई ऑनवर्ड्स। नवंबर ऑफ कोर्स एक बड़ा नंबर वहां पर था। क्या वो इश्यूज अब आपको लगता है सेटल हो गए हैं जब हम जैन का महीना यहाँ पर आता हुआ देखेंगे? और अब क्या फाइनली पिछले साल का कैलेंडर ईयर के हिसाब से एक टोटल इंपोर्ट नंबर निकाल पाए हैं? तो हमारा पूरा इंपोर्ट नंबर मनीषा कुछ ही आज शाम को हम उसको पब्लिश करेंगे, और वो अभी भी एम्बार्गोड है। मगर मैं आपको सिर्फ ये आंकड़ा देना चाहूंगा कि हमारा जो इंपोर्ट नंबर है वो बिल्कुल एक रीजनेबल नंबर पे आप देखेंगे तो जो बहुत भारी चिंताजनक जो हमारी डिस्कशन हो रही थी, वो उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। इस बात का मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। और ये जो रिजल्ट्स आए हैं, और ये बिल्कुल साइंटिफिक है, और ये पूरा हर तरह से एक रियल नंबर हम सामने आपसे शेयर करेंगे। लेकिन ऑल्सो जो हमने नवंबर के रिजल्ट देखे काफी डिस्कशन हुए, काफी एक एंजाइटी हुई, तो वो भी एक तरह से व्हाट इट डिड वाज कि हमारे पूरे पिछले 7 से 8 महीने के सारे नंबर सब क्लियर हो गए। और मेरा सोचना यह है कि अगर ऐसी हम नए बड़े स्टेप्स लेती है सरकार, तो इशू भी ओके। अगर ये चीजें हुई हैं
नाउ वी आर एट गुड स्पेस और 2025 में आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी से और सारी डिटेल आपके सामने आएंगी। सचिन, एक फाइनल सवाल, और एजिस अब यहाँ पर कितना पहुंचा है, क्योंकि ये आपने पिछले साल लॉन्च किया था, 2025 में हमारी बात हुई थी कि इस क्वार्टर में यहाँ पर हम एक स्ट्रॉन्ग स्टेप आगे आता हुआ देखेंगे। तो आईएचएस का हमारा काफी अच्छी तैयारी चल रही है मनीषा। हमारा सोचना है कि कुछ हम पायलट जैसे कर रहे हैं कि कुछ रिटेलर्स हैं, कुछ बुलियन गाइस हैं, जो पूरी गोल्ड की वैल्यू चेन है, इन सबका हमारे सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑडिट हो, और ये ऑडिट खत्म करते ही हमारा पहले क्वार्टर 2025 में, जैसे मैंने आपसे पहले ही बात करी थी, वी विल बी लाइव। उसका इंतजार करेंगे, और आपका जो आज शाम का एम्बार्गो है उसका भी इंतजार करेंगे कि किस तरह के नंबर्स वहां से निकल के आते हैं। ऑलवेज सचिन, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और उन सभी वेरियस चीज़ों पर बातचीत भी करने के लिए। वेल, जैसा कहा गया कि एक्सपेक्टेशन यही है कि 2025 का साल यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन रहेगा, काफ़ी सारे नए बदलाव हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे, और जहाँ तक इम्पोर्ट्स की बात है, ट्रांसपेरेंसी की बात है, और यहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आएगी। हमारे साथ भार्गव वैद्या जी भी जुड़ चुके हैं। भार्गव जी नमस्कार। इससे पहले कि हम ओवरऑल बजट पे जाएं, आपकी क्या सेंस है कि यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी मार्केट को क्या मिला? जैसे हम हर टाइम कहते हैं कि नो न्यूज इज गुड न्यूज, मगर ये टाइम आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में पहली बार मैंने देखा है कि इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस और सिल्वर प्राइस पे फोरकास्ट था। इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस में दे फोरकास्टेड दैट इट विल कम डाउन एंड सिल्वर प्राइसेस विल गो अप, मगर इन दैट एनवायरमेंट ऑल्सो उन्होंने ड्यूटी नहीं बढ़ाई। तो एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि ये ड्यूटी लेवल है वो करेक्ट है। जैसे मेरे सभी सहयोगी कह रहे थे कि ये लेवल पे कंप्लायंस बढ़ेगी एंड लॉन्ग टर्म के लिए वो हेल्दी होगा मार्केट के लिए। सो ये लेवल हम लोग अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक कंफ्यूजन देखा था कि लोग सोच रहे थे कि ड्यूटी बढ़ेगी, वो इस परहैप्स इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से आ रही थी, मगर ये क्लासिफिकेशन जो बदला है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो इंडस्ट्री की मांग थी उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मीन्स आगे जाके एफटीए के कोई भी साइन होगा देन वी कैन यूज के ये एचएसएन कोड में जो नॉर्मल ड्यूटी है उसके आजू बाजू छोड़े, बिकॉज ज्वेलरी में जैसे हमें मिलता है कंसेशन यूएई में और दूसरी जगह पे हमें भी देना पड़ेगा, मगर बुलियन उसको अलग रखने के लिए ये एक बहुत करेक्ट विंडो है। आई थिंक सभी एसोसिएशन, सभी लोग ने आपके चैनल द्वारा और सब जगह से वो एक मुहिम चली थी कि ये क्लासिफिकेशन इस तरह से होना चाहिए कि उसका मिसयूज ना हो, और एफटीए में उसका करेक्ट हेल्पफुल रेस हुआ। तो स्ट्रक्चरली ये बहुत ही बड़ा टेक होम है अपने लिए, और बाकी जो चीज मेरे दोनों सहयोगी ने पहले बताई है तो वो मुझे ऐड करनी नहीं है। अगर आपकी परमिशन है तो 1 मिनट में एक छोटी सी एक रेफरेंस कर दूं। समझ लीजिए कि सचिन भाई जहां भी जाते हैं वहां तेजी आते हैं। द पीरियड वो डायमंड में थे, डायमंड का अप ट्रेंड था, फॉरएवर मार्क भी अच्छा चला, एंड आई एम सॉरी टू से कि उन्होंने छोड़ दिया तो एक नोज ड्राइव आया। आई थिंक उनको शायद डायमंड, मैं अभी डायमंड के ऑफिस में ही बैठा हूं, तो एक कहेंगे कि आप कोच आज ले लीजिए तो डायमंड इंडस्ट्री में बेटर रहेगा। बट एनीवे, जैसे सचिन भाई ने भी कहा, वी वांट अ करेक्शन इन गोल्ड प्राइस बिकॉज इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म फॉर ह्यूमैनिटी इट इज बेटर। तो एक छोटा सा करेक्शन आना चाहिए जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है। एंड नाउ बजट के लिए आप क्या पूछना चाहते हैं दूसरा? जैसे सचिन भी कह रहे थे कि ओवरऑल बजट पॉजिटिव है, और इसका मतलब यह है कि आगे जाकर यहाँ पर डिमांड या कंजम्पशन हम बेहतर होता हुआ देखेंगे। क्या आप सिर्फ उसको ज्वेलरी के लिहाज से देखते हैं, या आपको लगता है कि ओवरऑल जो कंजम्पशन ट्रेंड्स हमने थोड़े से वीक रहते हुए देखे हैं वो बजट उस तरफ भी यहाँ पर सपोर्टिव दिखता है? ओवरऑल थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखता ही है। मैं फिर भी ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगा कि कैपेक्स नंबर क्या आते हैं। जैसे हम बजट की एक्सपेक्टेशन तो हर एक आदमी के अपने एंगल से थोड़ी ज्यादा ही रहती है, मगर एक भी कंप्लेन नहीं है, और हम मान रहे हैं कि इन्वेस्टेबल सरप्लस एंड कैपेक्स सरप्लस दोनों अवेलेबल होंगे फॉर इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल्स, तो एक ग्रोथ का एक माहौल हो सकता है। सो एक डायरेक्शन करेक्ट है। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडस्ट्री पे, सभी इंडस्ट्री पे आ गई है कि वो उसका करेक्ट यूज करे, और हम लोग वर्कआउट करें कि वी गुड पॉइंट्स पहले लिए जाए, और बैड पॉइंट जो वीक पॉइंट्स है और जो डेफिसिट्स है उसे हम लॉन्ग टर्म में रिजॉल्व करें।
भार्गव भाई, आप सिर्फ टैक्सेस ही नहीं देखते, आप बहुत लंबे समय से, जैसे आप कह रहे हैं कि आप डायमंड के ऑफिस में हैं, आप गोल्ड प्राइसेस बहुत बेहतरीन तरीके से देखते हैं। आपकी क्या सेंस है, क्या डायमंड की डिमांड यहाँ पर फिर से लौटती हुई नजर आ रही है, और सोने के प्राइसेस को लेकर अब क्या सेंस है? देखिए, डायमंड की डिमांड इट्स अभी इंडिया में तो स्टेबल हो गई होगी। इंडिया में तो मुझे नहीं लगता है, इंटरनेशनली थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। सब जगह पे एक प्रॉब्लम रहता ही है कि अगर एक ज्वेलरी पीस में डायमंड के लिए जो अमाउंट रहती है उसमें से गोल्ड थोड़ा खा जाता है तो उधर अमाउंट कम रहेगी। डायमंड में आप अगर एक दूसरा इश्यू देखेंगे कि जो सीवीडी का मार्केटिंग है वो एज डायमंड ही है। अगर उसमें जैसे स्वरस्की और अलग तरह का मार्केटिंग होगा, एक अलग विंडो होता था, तो दोनों बॉक्स अपने आप बढ़ते थे। तो दैट इज, मैं ज्यादा फाइनेंशियल आदमी हूं, फिगर सचिन भाई और मेरे दूसरे कलीग के जरा मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर तो एक मार्केट थोड़ा अलग होगा। बट यस, ब्लू पीरियड इज डाउन 2 years ऑफ थिंग, बट इंडियन मार्केट फॉर डायमंड आई थिंक विल ग्रो, और उसमें बहुत हेडरूम है, तो वहां ऊपर जाने की काफी जगह है। इंटरनेशनली इट इज हार्ड वर्क। फेयर पॉइंट दैट। भार्गव भाई, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम मुद्दों पर बात भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे मेटल्स की, कच्चे तेल की, क्योंकि यहाँ पर बहुत उठापटक है। कैसे बनाए स्ट्रैटेजीज बताएंगे आपको। लोज से कुछ बाइंग यहाँ पर देखने को मिली है। किशोर, कैसे देखते हैं आप? टैरिफ्स हैं, नहीं हैं, चाइना के रिटेलिएटरी टैरिफ्स भी हैं, पर क्या वो इम्प्लीमेंट होंगे? जिस तरह की अनसर्टनिटी है, कैसे देखेंगे आप मेटल्स को? मनीषा, आई थिंक आपने बहुत सही बोला है कि यहाँ पे अनसर्टनिटी है। डेफिनेटली टैरिफ्स तो रहेंगे। सो 10% टैरिफ्स एज ऑफ नाउ ऑन चाइनीज़ गुड्स तो इनहेरेंटली मेटल्स पे आएंगे, एंड रिटेलिएटरी टैरिफ्स तो मोस्टली एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में रहेंगे, एंड इट्स मोर सिम्बॉलिक रादर दैन एक्चुअल, बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं है रिवर्स साइड पे। सो आई थिंक मेटल इंडस्ट्री जो इंटायर नॉन फेरस साइड पे कि एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 महीने के लिए इसमें थोड़ा सा वीकनेस ही बने रहेगा, एज द ओवरऑल इंडस्ट्री विल कंसोलिडेट एंड कैलिब्रेट देमसेल्व्स। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इटसेल्फ स्लो डाउन का इम्पैक्ट है, स्पेशली चाइना में। जब तक चाइना का स्टिमुलस काम नहीं करेगा, यहाँ पे बहुत बड़ा तेज़ी देखने के लिए नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म में इधर उधर थोड़ा बाउट्स ऑफ स्ट्रेंथ देख सकते हैं। जैसा मैंने बोला, शॉर्ट टर्म में आई थिंक एल्यूमिनियम हमको अच्छा लग रहा है कि अगर 2-3 दिन का अगर पर्सपेक्टिव अगर देखेगा तो 253 के आसपास एल्यूमिनियम ले सकते हैं। 251 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अपसाइड में 257, 258 तक भी जा सकता है। अगेन वेरी रेयर पिक्स है। बाकी आई थिंक कॉपर एंड जिंक थोड़ा रेंज बाउंड हो सकता है। हल्का सा वीकनेस भी कॉपर में देख सकते हैं। और क्रूड में जो 1% की गिरावट है, इसका क्या करना चाहिए किशोर? आई थिंक क्रूड शॉर्ट टर्म के लिए वीक है, स्पेशली करंट लेवल से 6250, 6300 इज़ अ गुड लेवल टू सेल। आपको डाउन साइड में 6150, 6130 तक भी आ सकता है। बट आई थिंक ऑलरेडी ये जो जैसा ऑलरेडी ट्रंप ने ओपेक को एक सूचना दिया है कि आप प्रोडक्शन बढ़ाओ या ये प्राइसेस को नीचे लाने में मदद करो, सो दैट कि मैं रशिया को कॉर्नर कर सकता हूँ। आई थिंक काफ़ी हद तक ये सेंटिमेंटली प्ले करेगा, बट फिलहाल के लिए स्ट्रक्चरली कुछ बड़ा थीमेटिक डायरेक्शन नहीं है। हालांकि यूएस का इन्वेंट्रीज हल्का सा बढ़ने का उम्मीद है, तो ओवरऑल एक नेगेटिव माहौल है फिलहाल के लिए। बट ऑन अ ब्रॉडर टर्म अगर देखिएगा तो इट्स अ रेंज बाउंड मार्केट। ऑल राइट, तो एक रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पर है, लेकिन खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पर मेटल्स में ज़रूर देखने को मिलेंगी। किशोर, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। वेल, अब बढ़ते हैं ग्रोथ कोड की ओर, जो ग्रो एंड CNBC आवाज़ की खास पहल है। रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को एम्पावर करने के लिए इंडस्ट्री के जाने माने इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स ग्रो से ट्रेडिंग राइट इवेंट में शामिल हुए और लोगों के साथ समझा कि कुछ खास रणनीतियां। चले जानते हैं कैलासा कैपिटल एडवाइजर्स के पार्टनर अर्जुन टंडन ने ट्रेडर्स को किन गलतियों से बचने की सलाह दी है। जो मुझे लगता है कि सबसे पहली गलती ये होती है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। कोई भी ट्रेडिंग में आ रहा है, उसको लगता है मुझे पैसा बहुत जल्दी बनाना है और बहुत ज़्यादा बनाना है।
जब आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ आते हो तो नेचुरली आप पे एक प्रेशर होता है, और वो प्रेशर होता है कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मुझे ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा। एंड बिकॉज स्टार्टिंग में कोई भी आ रहा है तो उसका नॉलेज या उसका एक्सपीरियंस लेवल इतना नहीं होता, तो व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज कि आप वो पैसा सारा मार्केट को वापस दे के चले जाते हो। सो आई थिंक द नंबर वन मिस्टेक इज हैविंग योर एक्सपेक्टेशंस टू हाई एंड देन टेकिंग मोर रिस्क दैन यू शुड। सो व्हाट आई फील इज व्हेन यू कम टू द मार्केट, अगर आपकी कैपिटल बहुत छोटी है तो आप ज़्यादा रिस्क उस पर लोगे सो दैट आप उसको जल्दी ग्रो कर पाओ, क्योंकि आपको छोटा अमाउंट अगर उस पर बनेगा तो वो कुछ लगेगा ही नहीं। सो हैविंग अ राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल जहाँ पे आप उसको प्रॉपरली डाइवर्सिफाई कर पाओ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स उस पर ले पाओ, आई थिंक दैट इज़ वेरी क्रूशियल। बाजार में हम जब भी आते हैं तो दो वर्ड होते हैं, एक होता है रिस्क, एक होता है रिवॉर्ड। वो बोलते हैं कि रिस्क को काफ़ी अच्छे से आपको मैनेज करके चलना चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें एक नए ट्रेडर की, तो उसका जो कैपिटल अमाउंट होता है स्पेसिफिकली, वो उसकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में किस तरीके से प्ले आउट करता है? सी कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग को अगर आप एक बिजनेस की तरह ट्रीट करते हो तो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैपिटल जिसके साथ आप इस बिजनेस को सस्टेन कर सकते हो। सो व्हाट आई फील इज व्हेन यू कम टू द मार्केट, अगर आपकी कैपिटल बहुत छोटी है तो आप ज़्यादा रिस्क उस पर लोगे सो दैट आप उसको जल्दी ग्रो कर पाओ, क्योंकि आपको छोटा अमाउंट अगर उस पर बनेगा तो वो कुछ लगेगा ही नहीं। सो हैविंग अ राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल जहाँ पे आप उसको प्रॉपरली डाइवर्सिफाई कर पाओ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स उस पर ले पाओ, आई थिंक दैट इज़ वेरी क्रूशियल।